हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल विधि सारथी में आपका स्वागत है। ये वीडियो भारतीय न्याय संहिता से है। जैसा आपको पता होगा, बीएनएस या आईपीसी की जगह आई है, नया सब्जेक्ट है। और ये चोरी का टॉपिक है आज का हमारा। इसमें हम करेंगे चोरी के आवश्यक तत्व, और जो इसमें स्पष्टीकरण है पांचों, उनको समझाएंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो बनेगा वो हमारा उद्दापन, लूट और डकैती से बनेगा। फिर इन सब में अंतर। तो ये अलग अलग वीडियोस में, क्योंकि वीडियो ये वाली थोड़ी सी बड़ी भी हो जाएगी। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। जो चोरी की परिभाषा है वो 303 में दी गई है, सेक्शन 303 में दी गई है। इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसका आवश्यक तत्व क्या है कि यह चल संपत्ति के अगेंस्ट होता है। ये जो अपराध होता है वो चल संपत्ति के संबंध में होता है। अचल संपत्ति चोरी की संपत्ति नहीं मानी जाती। चल संपत्ति जो जिसे हटाया जा सके, हिलाया जा सके, घुमाया जा सके, इधर उधर ले जाया जा सके, वो संपत्तियां होती है चल संपत्ति। अचल संपत्ति जैसे पेड़, यही समझते जाओ। जैसे पेड़ है, जब तक वो जमीन से जुड़ा हुआ है वो अचल संपत्ति है, उसको हिलाया नहीं जा सकता, वो चोरी का विषय नहीं होता है। जैसे ही हम पेड़ को कट करते हैं वो चल संपत्ति में कन्वर्ट हो जाता है और वो चोरी का विषय बन जाता है। तो चोरी के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? चल संपत्ति चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि वह संपत्ति किसी के कब्जे में होनी चाहिए। यहीं पर आपको सारा डिटेल दे रहे हैं, अब बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आपको अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। चोरी के लिए जरूरी है कि जो चोरी की विषय वस्तु है वो किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। जैसे आपने किसी के घर से कोई चीज उठा ली चोरी का, क्योंकि उसके कब्जे में माना जाता है। जो चीज जिसके घर में वो उसके पोजेशन में। जैसे आपने किसी की पॉकेट में से कोई चीज निकाल ली, वो चोरी का विषय हो गया। परंतु यदि किसी व्यक्ति को सड़क पर कोई चीज पड़ी मिल रही है, अगर पर्स मिल रहा है और कोई नहीं दिख रहा, तो वो किसी कब्जे में नहीं है। या नोट पड़ा हुआ मिला है, किसी कब्जे में नहीं है, तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं होती है। तो चोरी के लिए जरूरी क्या है कि वो चीज किसी के कब्जे में होनी चाहिए। इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि जिसके कब्जे में है उसकी सहमति के बिना, अगर उसने कंसेंट दे दी तो वो चोरी है ही नहीं। पर जहां सहमति के बिना है वो चोरी का सब्जेक्ट हो जाता है। यानी अभी तक क्या है? चल संपत्ति हो, किसी के कब्जे में हो और उसकी सहमति के बिना हम उसे ले रहे हैं, और तो ये चोरी में आता है। तो चोरी का क्या है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि बेईमानी पूर्ण आशय। अब मान लीजिए किसी के कब्जे की चीज भी है, चल संपत्ति भी है, उसकी सहमति के बिना भी ले रहे हैं, परंतु अगर हमारा बेईमानी पूर्ण आशय नहीं है तो ये चोरी का विषय हो ही नहीं सकता, चोरी बन ही नहीं सकता। जैसे कि समझिए, आप अपने फ्रेंड के लाइब्रेरी में गए, आपने सोचा मेरा दोस्त है, इसकी बुक है, इसको पढ़ने का मेरा राइट है, क्योंकि हमारी दोस्ती है, मैं इसको पढ़ सकता हूं। आपने पढ़ने के इंटेंशन से ली बुक, अपने घर ले आए। यहां आपके चुराने की इंटेंशन नहीं है, ना आपका बेईमानी पूर्ण आशय है, तो यहां चोरी नहीं बन सकता। अब इसी को हम थोड़ा सा घुमा ले रहे हैं, कब चोरी बनेगा यही चीज। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर 2000 रुपए उधार है, वो उसके घर गया, उसके घर से उसने घड़ी उठाई, बोला जब तक नहीं दूंगा इस घड़ी को जब तक मेरे 2000 रुपए ना दे दे। यहां आशय क्या है? यहां बेईमानी पूर्ण आशय, ये चोरी है। तो जहां पर सद्भावना पूर्वक, जैसे कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, वहां बाहर छाते रखे हुए हैं, आपने किसी और का छाता अपना छाता समझ के आप लिया है बिना ध्यान दिए हुए, ये सद्भावना पूर्वक था, ये गलती है, ये चोरी नहीं है। तो चोरी के लिए बेईमानी पूर्ण आशय होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, उसे संपत्ति को जो, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक है, उस संपत्ति को लेने के लिए वहां से हटाना समझ लो। चल संपत्ति हो गई, अभी तक पॉइंट्स में हमने क्या देखा? चल संपत्ति है, किसी के कब्जे में है, उसकी सहमति के बिना ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? बेईमानी पूर्ण आशय है। परंतु ये सब चीज है, परंतु अगर हमने हटाई नहीं वो चीज तो चोरी नहीं है। अभी तक तो हमने लिया ही नहीं, चल संपत्ति भी है, कब्जे में भी है, बेईमानी पूर्ण आशय भी है हमारा, उसकी सहमति भी नहीं है। परंतु जैसे ही हम हटाएंगे, समझ लीजिए जैसे आप किसी के घर में पार्टी चल रही है, कोई व्यक्ति ने देखा कि उसकी एक घड़ी रखी है टेबल पर,
जहां उसने वो घड़ी उस टेबल से हटा के चाहे उस टेबल के नीचे ही रख दी, छुपा दी, बाद में ले जाऊंगा। जैसे ही उस जगह से हटी है वो घड़ी या अंगूठी, जो भी कोई चीज आपने किसी ने भी देखी, उसने जैसे ही वहां से हटाई, तुरंत चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया, चाहे वो उसी मेज के नीचे रखी सही, चाहे आप अपने साथ लेके नहीं गए, परंतु जैसे ही आपने हटाई वैसे चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमारे इलस्ट्रेशन में भी आएगा, वो अभी समझा दे रहे कि जैसे पेड़ है, पेड़ को जैसे ही कट किया, चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया। हटाना जरूरी है, वहां से हटाने का मतलब ये नहीं है कि हटा के कहीं और ले गए, बाजार में ले गए, अपने घर ले गए ना, हटाते ही वहां से टेबल से उठाई, जेब में रख ली, टेबल से उठाई, टेबल के नीचे ही छुपा दी, हटाते ही अपराध कंप्लीट है। तो यहां पर यह हमारे, अब एक जो आता है हमारा सहमति वर्ड आया था, उसको और कंप्लीट कर दे रहे हैं। जो ये सहमति है ना, ये सहमति हमारी अभिव्यक्त विवक्षित कैसी भी हो सकती है। सहमति के बिना किसकी सहमति चाहिए? जिसके कब्जे की वो संपत्ति जिसे आप ले रहे हैं, अगर सहमति दे दी तो कोई अपराध नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसके स्पष्टीकरण पर आते हैं। थोड़ा वो प्रॉब्लम करते हैं आप लोगों को समझने में, और बहुत ईजी है, इसे समझ लीजिए। स्पष्टीकरण एक, स्पष्टीकरण एक ये कहता है कि जो चीज भूमि में संलग्न है, आप पेड़ पर चले जाइए, जो मैंने बताया, पेड़ का जो एग्जाम्पल दिया था वो मैंने आपको बताया था कि जो चीज जमीन से जुड़ी हुई है वो चोरी की चीज नहीं होगी, किंतु जैसे ही वो हटा दी जाएगी वो चोरी का विषय बन जाएगी, जैसे पेड़। दूसरा इसका स्पष्टीकरण है कि हटाना उसी कार्य द्वारा किया गया हो जिससे पृथक्करण किया गया हो, यानी जिस जब पेड़ काटा है, अलग किया है, तुरंत हट गया हो वहां से। ये दोनों एक साथ होने चाहिए। नंबर थर्ड, स्पष्टीकरण नंबर थर्ड है, देखिए उसको देख लेना अपने उसमें, कि कोई व्यक्ति चीज को हटाना कारित करता है, यानी कोई व्यक्ति किसी चीज को हटा रहा है, ये कब कहा जाता है? जब वह उस बाधा को हटा देता है जो उस चीज को रोके हुए है। समझ गए? इसे समझ लीजिए। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भैंस चुरानी है, वो भैंस बंधी हुई है ना, जो वो होती है रस्सी से बंधी हुई है वो भैंस, जैसे ही वो रस्सी खोली आपका चोरी का अपराध कंप्लीट हो गया। यानी हटाएंगे, हटाना कब कहा जाता है? अगर कोई चीज उसे रोके हुए है, आपने उस बाधा को हटा दिया तो क्या माना जाएगा? आपने चोरी का अपराध कर दिया, आपने उसे वहां से हटा दिया, और हटाते ही क्या हो जाता है? चोरी कंप्लीट हो जाती है। अगला चौथा है स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण फोर्थ है, वो कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन के द्वारा जीव जंतु को हटाना कारित करता है। इसे समझ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति, आपका अपना कुत्ता है, आपने कुत्ता पाल रखा है, चोरी करना चाहता है, कुत्ते को चोरी करना चाहता है, तो उसमें क्या है कि या तो वो उसे बंद करके ले जाएगा, या फिर क्या करेगा, वो करेगा कि वो कुत्ते को बिस्किट या कोई चीज दिखाता हुआ ले जाएगा, कुत्ता पीछे पीछे चलेगा। तो यहां पर यही है कि साधन के द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, जीव जंतु को हटाता है, ये कहा जाता है कि वह उस प्रत्येक चीज को हटाता है जिससे इस प्रकार उत्पन्न की गई गति परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। इसका एग्जाम्पल एक और है दूसरा, कि पुराने टाइम में चले जाइए थोड़ा सा, उस टाइम में क्या होता था कि घोड़े और ये जो होते थे बग्गी, बैलगाड़ी, इनमें सामान जाया करता था। अब डकैतों के दिमाग में आया कि लूट की जाए जो इस बैलगाड़ी में सामान जा रहा है उसकी। तो उन्होंने क्या किया, उस बैल के सामने घास वगैरह ऐसा कुछ खाने का दिखाते दिखाते उसे ललचाते ललचाते अपनी डायरेक्शन में ले गए, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उससे हटा दिया। तो जैसे ही उन्होंने पीछे उस बैल को अपने किया, डायरेक्शन चेंज किया, वैसे क्या माना जाएगा? उन्होंने बैल के साथ साथ उस हर चीज की चोरी की है जो उस बैल के साथ उनके पीछे पीछे जा रही है। समझ में आ गया? जहां जीव जंतु के द्वारा हटाना है तो वहां हर वो चीज जो हट रही है उसको हटाना माना जाएगा, सिर्फ जीव जंतु को हटाना नहीं माना जाएगा। और जो लास्ट है हमारा सम्मति, फिफ्थ, सम्मति के बारे में उन्होंने कहा है जो सम्मति होती है वो अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवक्षित भी हो सकती है। अभिव्यक्त कब होगी? आपने अपने दोस्त से कहा
कि जब चाहो मेरी लाइब्रेरी में आओ, जो बुक अच्छी लगती है उसे पढ़ने के लिए ले जा सकते हो। यह हुआ अभिव्यक्त सहमति। विवक्ष सम्मति, आपका फ्रेंड बैठा है अपनी लाइब्रेरी में, आप आते हैं उसके सामने, उसकी बुक लेते हैं, पढ़ते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, फिर पढ़ के फिर वापस रख देते हैं, तो ये उसकी विवक्ष सम्मति है। उसने मुंह से नहीं कहा कि तुम मेरी बुक चाहो तो पढ़ने के लिए ले जाओ, पर उसने अपने आचरण से स्पष्ट किया कि आप चाहो तो मेरी बुक को ले जा सकते हो पढ़ने के लिए। तो इसे कहते हैं विवक्षित सम्मति। इस तरह से आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में मैंने इसको क्लियर करना चाहा और वो मैंने काफ़ी हद तक कर दिया। अब इसको दो इसके वो हैं, हम इलस्ट्रेशन हैं, दृष्टांत हैं। अगर आप लोग कभी बेरक पढ़े होंगे तो आपको पता होंगे, एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसमें एक है कि ए अपनी जेब से कुत्ते के लिए को ललचाने की वस्तु रखता है और इस प्रकार कुत्ते को अपने पीछे पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यहाँ पर यदि कै का आशय यह की सम्मति के बिना उसके कब्जे से कुत्ते को बेईमानी से लेना है, तो जैसे ही कुत्ता कै के पीछे चलेगा उसने चोरी करी है, बस ये है। बेल वाला मैंने आपको एग्जाम्पल समझा ही दिया। इसके सारे जो वो हैं टॉपिक, वो मैंने जो एलिमेंट्स हैं, आवश्यक तत्व, वो मैंने आपको बता ही दिए डिस्कस करते करते। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट टाइम में आपको ये पूरा टॉपिक समझाने का हमारा मोटिव है कि जिससे जल्दी से जल्दी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ये नया आया है आईपीसी की जगह। तो यदि आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।